चित्रकूट का टेजरी कोषागार घोटाला इस समय तेजी से सुर्खियों में चल रहा है। इस स्टोरी का फॉलो अप हमने किया और हम 3 ऐसे परिवारों से मिले जो इस घोटाले के आरोपी हैं। सुनिए इस पूरी स्टोरी में उन तीनों परिवारों का क्या कहना है। का बात कर लेके पकड़ लिए है? नहीं कुछ बताए ना हमको घर में, हम वहीं से चले गए हैं जहाँ रहे हैं। घर में नहीं रहत रहे का? घर में नहीं रहे, 2.5 साल से 3 साल घर में नहीं रहते रहे। कबहू बताओ हैं कि कोनो सरकारी धन का कैसे यूज की जाता है? नहीं सब बताता वर्तमान पढ़ रही हूँ, मैं कुछ नहीं बताते रहे हैं, कुछ नहीं पता रहता रहा। पता चल रहा है पेपर में नहीं कर रहा है। हाँ, मोबाइल में नहीं कर रहा है, पेपर में नहीं कर रहा है। तुम्हारे मुझसे पूछे आवा हवा कि तुम्हारे मास्टर का नाम नहीं कर रहा है। तो का कहत रहो मड़े कि तुम्हारे मास्टर का नाम काहे नहीं कर रहा है, तो लागत है ट्रेजरी वाले में शामिल है, तरह कह रहे हैं बस वही। अब आ गई हूँ दूसरी आरोपी जोगवा के घर, जो 85 वर्षीय महिला हैं जिनको टेजरी कोषागार घोटाले के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वहीं पर उनका पैर टूट गया है। इस समय उनका इलाज स्वरूप रानी में चल रहा है। तो इस बार जब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने गया 7 तारीख को, उसी दिन मुझे टेजरी में ये पता चला। उन्होंने कहा कि बताइए आप ये जो हमसे 28 लाख लिए हैं इसको कब भर रहे हैं? तो मैंने कहा मैंने आपसे लिए नहीं है। तो बोले आप कितनी बार आते हैं टेजरी में? मैं साल में 1 बार आता हूँ, आज आया हूँ, अगर माता राम रहेंगी तो अगले साल फिर आऊँगा, और नहीं रही तो फिर आऊँगा ही नहीं। तो बोले आप ये संदीप बाबू को जानते हैं? तो मैं कहा कौन है संदीप बाबू? तो कहा आप नहीं जानते? मैं कहा नहीं। तो फिर उन्होंने वो जो पैसा अमित ने डलवाया था, वो पैसे की उन्होंने पूरी वो रखी मेरे सामने। तो मैंने कहा कि ये पैसा लोन थोड़ी है, ये तो अमित ने डलवाया था अपना रेलवे का पैसा, उसका पैसा है, मैं निकाल के दिया हूँ। तो बताया कि ये रेलवे का नहीं है, ये टेजरी विभाग से पैसा गया है जी। लेकिन बार बार जब वो डलवा रहे हैं तो आपने उनसे सवाल नहीं किया कि हम क्यों मंगाए अपने खाते में इतना पैसा बार बार, कल के दिन कुछ दिक्कत हो तो उसके पिताजी जो थे चुन्नी, उन्होंने कहा कि पैसा हमारा है, इसमें कभी भी भविष्य में कोई बात आएगी तो मैं जिम्मेदार हूँ, ये किसी लफड़े का पैसा नहीं है। पड़ोसी था और उसकी लड़की की शादी भी थी, लड़के की भी थी। तो लड़की की शादी का वो करके, गांव देहात में ऐसा होता है कि किसी घर में शादी होती है, घर का दूध भी लोग दे देते हैं, अनाज पानी भी देते हैं, हर कपड़े लत्ते भी देते हैं एक दूसरे के व्यवहार में। तो हमको लगा कि चलो लड़की की शादी है, पैसा इनका आ रहा है, फालतू में कहीं का 27% GST लग जाएगी, वो हमारे खाते में डालने से इनका बच जाता है। तो हम इस उपकार करने में, आज हमारी माता राम जेल में है, और वो पैसा इकट्ठा नहीं डालते थे मैम, पैसा कभी 3.5 लाख कभी 4 लाख ऐसे करके डालते थे, और उस पैसे का मैसेज नहीं आता था हमारे पास। वही आके बताता था कि चाचा पैसा आ गया है, चलिए हमारे पैसा आप निकलवा दीजिए। तो हम जाते थे, उन लोगों का पैसा निकाल के बैंक से दे देते थे। बैंक में हम जब माता राम का पेंशन लेने जाते थे तो जो कैशियर था माता राम से 10 सवाल पूछता था कि कौन सा अंगूठा लगाई हो, नाम क्या है, माता राम को सुनाई भी नहीं देता। तो साथ में मैं रहता था, उनको बताता था कि माता जी आपका नाम पूछ रहे हैं, नाम बता दो, हाथ दिखा दो कौन सा अंगूठा लगाई हो। तब वो 17,000 रुपया पेंशन देते थे। लेकिन जिस दिन ये पैसा लेने जाते थे, विड्राल देते थे कि जैसे वहाँ गिन के वो पैसा रखे रहते थे कि ये विड्राल आएगा और पैसा तुरंत वो दे देते थे। एक चीज़ ये सोचने वाली बात है कि टेजरी विभाग जैसे अब फ़ोन कर रहा है कि अब फ़ोन कर रहा है कि हाँ आपके पास हमारा पैसा गया, वो पैसा आप भरिए। लेकिन जब टेजरी विभाग ये पैसा डाल रहा था, अगर उसी समय फ़ोन कर देता तो हम लोगों को पता चल जाता कि टेजरी विभाग का पैसा आ रहा है, तो ये जो इतनी बड़ी अनहोनी हुई है शायद ना होती। तो जैसे किस तरह का दबाव आ रहा है टेजरी विभाग या अधिकारियों का पैसा भरने के लिए? वो कह रहे हैं कि आप ये पैसा भरिए, नहीं आपका घर कुड़ुक कर देंगे। हमारा घर आप मैम देख ही रही हैं, आपकी ज़मीन वो कर लेंगे, नीलाम कर देंगे। कितनी ज़मीन है आपके पास? वही 3-4 बीघे है मैम। और कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 3 भाई और
3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। तो इस घटना के बाद से आपके पूरे परिवार पर किस तरह का असर है? असर तो मैम इस तरह है कि अब कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही दयनीय स्थिति है मैम। हमारे साथ अन्याय हुआ है मैम। गलत मुझे लागत है, मुझे सही तो नहीं लागत है। अच्छा, आपका कोई रेलवे में ठेकेदार था? नहीं, रेलवे में हमारा को नहीं है। और आपकी बेटी बैंक में थी? हाँ, बैंक में रही, SBI में नौकरी कर रही है। वो अम्मी से छोटी है बड़ी है? अम्मी से बड़ी है। SBI से ही तो ये पैसा निकला है ना? अब मोही नहीं पता हुई है ये पैसा वैसा, मैं दुनिया क्या नहीं जानती, गाँव बत्ती क्या। चित्रकूट जिले में हुए तेजरी कोषागार घोटाले में मुख्य रूप से संदीप श्रीवास्तव आरोपी थे, जिनकी प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। जब ट्रेजरी कोषागार का घोटाला सामने आया तो पुलिस ने संदीप श्रीवास्तव को कोतवाली में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां बताया जा रहा है कि उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी थी और फिर इलाज के दौरान मौत हो गई। ये हैं सचिन कुमार श्रीवास्तव, जो पेशे से वकील हैं। इनके छोटे भाई संदीप श्रीवास्तव पर इस बड़े घोटाले का मुख्य आरोप था, जिनकी मौत हो चुकी है। तो आप देखिए, पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हुई, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन पुलिस ने उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की और वो जो उनकी मृत्यु हुई है तनाव की वजह से, चूंकि वो पुलिस का प्रेशर नहीं झेल पाए, उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और किसी एक के ऊपर चूंकि प्रक्रिया में पूरा जो पेइंग अथॉरिटी से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक चैनल चलता है, तो किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराया नहीं जा सकता। और उस प्रथम सूचना रिपोर्ट में आप देखेंगे तो 4 ट्रेजरी के कर्मचारी हैं और 93 पेंशनर्स हैं जिनके खातों में पैसा गया। तो कोई एक व्यक्ति इस प्रक्रिया में दोषी नहीं हो सकता। और ये अनर्गल आरोप मीडिया के द्वारा लगाया जा रहा है कि अकेले एक व्यक्ति दोषी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जांच में सब कुछ सामने आएगा। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर मुझे पूरा विश्वास है। इस मुद्दे पर कुछ राजनीतिक लोगों से बात किया, सुनिए उनका क्या कहना है। CBI जांच जब होगी तभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और ये ड्रामा करने से कोई मतलब नहीं है। आप CBI जांच करें, सबकी मांग है, चाहे सत्ता पक्ष वालों ने भी सबने मांग की। अब फिर बचा कौन है कि जो CBI जांच नहीं मांग कर रहा है, और CBI जांच क्यों नहीं हो रही? माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले में केवल एक ही जांच करानी चाहिए, अभी CBI। जब CBI आएगी तो ED भी आ जाएगी, सब अपने आप आ जाएंगे, और उससे एकदम असली जो भी दोषी हो, चाहे गैंग का मुखिया दोषी हो, चाहे गैंग का सदस्य दोषी हो, उनके ऊपर उनकी पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग इस पक्ष में नहीं है। सरकार के धन का आना चाहिए, जमा होना चाहिए, और कार्रवाई बिल्कुल सही होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। खुलासा तो कर रहे हैं, पर मजबूत वालूम जिस दिन हाथ डाल देंगे तो इससे बड़ा बम चलेगा। मैं इस समय चित्रकूट के तेजरी कोषागार के सामने मौजूद हूँ। इस समय यहाँ पर पेंशन धारकों की इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है कि देखते ही बनता है। मैं अभी अंदर का नज़ारा आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से निगरानी चल रही है। उनके जीवित प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, अंगूठा, साइन, आधार, पहचान सब लिया जा रहा है। अगर यही निगरानी इतनी सतर्कता के साथ पहले की गई होती तो शायद आज जो ये मामला सुर्खियों में चल रहा है, इतने बड़े सरकारी खजाने के घोटाले का, वो ना होता। इसमें कुछ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो कभी लाल बत्ती में घूमा करते थे, जैसे राम रतन का पति जिनका नाम आया है, वो भी जेल गए जी। तो ऐसे लोग भी शामिल थे। तो क्या ऐसे में पार्टी की कुछ छवि पर असर आएगा? पार्टी की छवि पर, उस पर तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई असर है। राम रतन प्रजापति जी भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं और निश्चित तौर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के वो सदस्य भी रहे हैं, और उनको भी इसी तरह से किसी उनके पहचान वाले ने उनसे कहा कि भाई मुझे अपना पैसा बाहर से मंगाना है, और उस पैसे को उन्होंने सोचा कि चलिए इनकी मदद हो जाएगी, तो उन्होंने पैसा मंगा कर जो पैसा उनको दे दिया। अब वो तो जेल जो गए तो वो अनर्गल जेल गए। पूरा जीवन उन्होंने मतलब शिक्षण कार्य किया, बड़े ईमानदारी से उन्होंने काम किया पार्टी में। इसमें बैंक अधिकारी के बगैर कुछ संभव नहीं है।
क्योंकि अगर हम छोटा सा अमाउंट भी लेकर के जाते जमा करने, और अभी मैंने अपना एक समय था कि मैंने पैसा निकाला था चुनाव के समय में, तो 50,000 के ऊपर का अमाउंट था, तो मैनेजर ने मुझे पूछ लिया था किस लिए निकाल रहे हो पैसा, मेरा ही पैसा। तो जब 50,000 जैसे का अमाउंट का मुझसे मैनेजर पूछ सकता है और कहता है लिख करके दो, किस लिए ले रहे हो आप, ऑनलाइन कर दो, आप कैश क्यों निकाल रहे हो, तो इतने बड़े बड़े अमाउंट निकल रहे हैं और वो मैनेजर सो रहा है क्या, वो दोषी नहीं है क्या? तो इसीलिए जांच हो और ये सीबीआई जांच हो, और ये चित्रकूट वालों की सबकी मांग है। 13 नवंबर को जिला अधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि इस घोटाले में शामिल 93 पेंशनरों में से 26 लोगों ने अपनी गबन की राशि जमा कर दी है, जबकि 67 लोगों ने अभी तक रकम वापस नहीं लौटाई। अधिकारियों ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिन पेंशनरों ने राशि नहीं जमा की है, उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। अब तक कुल 3,60,74,016 रुपए की वसूली की जा चुकी है। इसी के साथ घोटाले में शामिल कोषागार कर्मचारियों के बैंक खातों पर रोक लगाने और संपत्ति खरीद फरोख्त को रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बैंकों को ये भी आदेश दिया गया है कि पेंशनरों द्वारा बदले गए खातों की पूरी जानकारी तुरंत कोर्ट की SIT और क्राइम ब्रांच को दी जाए। यही नहीं, घोटाले में शामिल कोषागार कर्मचारियों के बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है और संपत्ति खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाई गई है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।